हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पूर्व हम तीन महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। पहला हमने 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट किया था, उसके बाद हमने 60 प्लस किया था, फिर तीसरा प्रैक्टिस सेट भी हमने 60 प्लस किया था। तो लगभग 220 क्वेश्चन अभी तक हम हिंदी के इस नए सीरीज के माध्यम से करा चुके हैं, जो 1000 प्रश्नों की माँ सीरीज होगी। इसमें उत्तराखंड साहित्य के भी प्रश्न होंगे, व्याकरण के भी होंगे और संपूर्ण सिलेबस पर आधारित प्रश्न होंगे। और आज इसमें लगभग 70% है। तो पूरा वीडियो आप देखना, जिससे आपका रचनात्मक आकलन और मूल्यांकन हो सके। तो देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। टीकाराम शर्मा के अनुसार गढ़वाली बोली की मुख्यतः 3 बोलियां हैं। निम्न में से किस बोली को उन्होंने स्थान नहीं दिया? ए टेरी, बी रोवाल्टी, सी चौंदकोटी या चौंदकोट और डी बधानी। तो किसको उन्होंने स्थान नहीं दिया था? देखो, एक कुंज है ना, कुंज, तो उसके अनुसार उन्होंने 3 बोलियों को स्थान दिया था। वैसे हम आप जानते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है 8 बोलियां मानी थी गढ़वाली, और उसी के तहत हम जो है गढ़वाली बोली का जो है खंड या भागों में विभक्त किया जाता है, तो एक मानक माना जाता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा बदाणी होगा, ठीक है ना। बदाणी बोली को स्थान नहीं दिया। टिहरी ये श्रीनगर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे श्रीनगरी भी एक बोली है, ठीक है। और सलानी बोली को भी श्रीनगर और टिहरी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। चौंदकोटी ये पौड़ी का है, यानी सलानी बोली भी है। देखो, पौड़ी में तो सलानी बोली बोली जाती है। चौंदकोटी सलानी है, श्रीनगरी है, और एक है पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत राठी। तो इन बोली को आप नहीं भूलेंगे। एक नई बोली है इसमें, देखो, रोवाल्टी। तो यह बोली आपने जब 8 भागों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो बोलियों को माना था गढ़वाली, उसमें ये बोली नहीं आती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। और यह बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जौनसारी बोली के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। ये जौनसारी बोली के अंतर्गत आती है। इस पॉइंट को आप नोट रख लेना, ठीक है ना। देखो, गढ़वाली बोली का जितना महत्व है, कुमाऊनी का भी उतना ही है, लेकिन जौनसारी बोली का भी अपना बड़ा महत्व है। इस पॉइंट को आप नोट रख लेना। बशर्ते इस गढ़वाली और कुमाऊनी साहित्य के अंतर्गत इस बोली को इतना स्थान नहीं है, लेकिन इसकी भाषा, इसके गाने आपने सुने होंगे काफ़ी, तो यह भी चर्चित है और लोक प्रसिद्ध भी है। चर्चित के साथ प्रसिद्ध भी है, ठीक है ना, आम जनमानस के अंतर्गत। तो इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे, ठीक है। टेरी के अंदर श्रीनगरी आ जाएगी, चौंदकोटी के अंदर सलानी आ जाएगी और ये पौड़ी के अंतर्गत है, और रोवाल्टी के अंतर्गत क्या आ जाएगी? जौनसारी आ जाएगी। बधानी कहाँ पर है? चमोली के अंतर्गत है बधानी, ठीक है ना। नागपुरिया और बधानी जो है चमोली के अंतर्गत है। इस पॉइंट को आप नोट रख लेना। आगे दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संध्या वंदन के समय सिरदूर गांवों की अनुपम दृश्य दिखाई दे रहा है। प्रेम पथिक में यह कथन किसका है? काफी महत्वपूर्ण है प्रेम पथिक का, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि संध्या वंदन के समय सिरदूर गांवों की अनुपम दृश्य दिखाई दे रहा है। तो यह किसने कहा? श्रीधर ने, स्वयं कवि ने कहा, या माधव ने कहा, या सेठ जी ने कहा, ठीक है ना। इसमें कुछ पात्र भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात है नहीं। इसका सीधा सीधा आंसर होगा, यानी कवि ने कहा। अब ये किसका है? आप जानते कि प्रेम पथिक किसका है? कई बार इस पर चर्चा, तो तोता कृष्ण गहरोला जी का है, ठीक है ना। तोता कृष्ण गहरोला, ठीक है ना। जो पथिक थे वो कृष्ण जी थे। बस यहाँ से नोट कर लेना। कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, तोता कृष्ण गहरोला में होता है और तारादत्त गहरोला में होता है, ठीक है। सदैई गीत किसका है? सदैई गीत जो है तारादत्त गहरोला का है, ठीक है ना। अब आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसे याद कर लेना। प्रेम पथिक जो है, पथिक कौन थे? कृष्ण जी थे, ठीक है ना। इनकी रचनाओं में इनकी इस प्रकार से देखा, कृष्ण भक्ति में आपने देखा होगा, तो इस प्रकार से आप उसको अपनी स्मृति को जगाने के लिए इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा, कुमाऊनी की अधिकांश व्यंजन ध्वनियाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, राजस्थानी से मिलती जुलती है। यह कथन किस भाषाविद का है? किस भाषाविद या भाषा वैज्ञानिक ने माना कि कुमाऊनी की ध्वनियाँ जो है वो किससे मिलती है? राजस्थानी से मिलती है। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर हरदेव बहारी, सी त्रिलोचन, डी धीरेन्द्र वर्मा। तो किसने माना है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, नया प्रश्न हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, यानी बी डॉक्टर हरदेव बहारी का। अभी हमने पहले कुमाऊनी बोली का पिछले प्रश्न पत्र में देखा कि राहुल शक्रत्यान ने क्या माना था, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आपके नए नए जैसे आप प्रैक्टिस सर देखोगे तो नए नए क्वेश्चनों का आपको मिश्रण मिलेगा। और आप अगर इन क्वेश्चनों को एक नज़र देखोगे भी और कहीं से क्वेश्चन बन भी जाता है तो फिर भी आपकी समझ में यह क्वेश्चन एग्जाम तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। बाकी त्रिलोकचंद ने, आप जानते हैं कि ये गढ़वाली भाषा को 8 भागों में बांटा था जॉर्ज गिरिसन ने। त्रिलोकचंद ने 12 भाषाओं में बांटा था, 4 पूर्व पश्चिम के तौर पर। और धीरेन्द्र वर्मा का हम नाम कहाँ पर देखते हैं? धीरेन्द्र वर्मा का भी हम नाम गढ़वाली कुमाऊनी साहित्य में उन्होंने कहा था कि जैसे सौर सैनी और दरद में कुछ मतभेद था तो वहाँ पर इनका कोटेशन आती है धीरेन्द्र वर्मा की, ठीक है। ये भी इतिहासकार हैं, राइटर हैं, इतिहासकार हैं। आगे चौथा नंबर का प्रश्न है, प्यास की भूमिका में कुमाऊनी भाषा की कितनी कहावतों का संग्रह किया गया है? जो प्यास की भूमिका है, ठीक है ना, प्यास की भूमिका किसकी है? काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है ना। हालचाल है, प्यास की भूमिका है, चंद्र वर्मा, ये चौधरी जी की है, ठीक है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो इसमें कितना है? एक 1237, बी 1247, सी 1350 और डी 1220। तो कितने कहावतों का, देखो कुमाऊनी के ऐसे कवि थे जिन्होंने कहावतों पर भी एक पूरी क्या लिख दी, एक पूरा संग्रह ही बना दिया, एक पूरा किताब ही लिख डाली, ठीक है ना, कुमाऊनी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें आपने आंसर लगा दिया होगा तो कितना होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर होगा लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। चंद्रलाल वर्मा शर्मा चौधरी जी की है ये, ठीक है ना। तो इसका कन्फ्यूजन नहीं होंगे। 1247 जो कहावतों का संग्रह है उनका, प्यास की भूमिका में, प्यास है ना जो उनकी रचना, तो उसमें कहावतों का ही संग्रह, इस महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे, ठीक है। 1950 की यह है रचना है, ठीक है। दूसरा एक हालचाल है उनकी, एक हालचाल प्रथम का तो उल्लेख नहीं मिलता है, हालचाल 2 का उनका उल्लेख मिलता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। आगे महत्वपूर्ण है, किस कवि का जन्म टेहरी में नहीं हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ए तोता कृष्ण गैरोला, बी तारादत्त गैरोला, सी अबोध बंधु बहुगुणा और डी महावीर प्रसाद गैरोला। बस ये महावीर प्रसाद गैरोला को तो आपको भूलना ही नहीं। जिस प्रकार हम साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी या अन्य को नहीं भूलते हैं, 3 पॉइंटों को आप नोट रखेंगे। तो किस कवि का जन्म टिहरी गढ़वाल में नहीं हुआ? तो इसका सीधा आंसर होगा यानी अबोध बंधु बहुगुणा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन चुका कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार से प्रश्न आता है। एक बार हमने 18 में शायद में देखा था लेक्चरर में कि किसी कवि का सलेश मटियानी किसी का नाम पूछा गया था और इसी प्रकार से सुमित्रानंदन पंत का जन्म के आधार पर भी आया था। तो हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगी तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। पहली बार इनका जन्म पौड़ी में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म पौड़ी में हुआ था। और महत्वपूर्ण यह है कि अब आपकी स्मृति में इस क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है तो यह आपसे दूर नहीं पहुंचेगा। तोता कृष्ण गैरोला, तारादत्त गैरोला और महावीर प्रसाद गैरोला, इन तीनों का ही जन्म कहाँ पर हुआ था? टेरी में हुआ था। महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जीवानंद सरियाल जो गढ़वाली कवि हैं उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? जो है टेरी में ही हुआ था। और चौथे एक 5वें अंतिम कवि आते हैं, गढ़वाल के 6 कवियों लगे हैं ना, मोहनलाल नेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहनलाल नेगी जी का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? टेरी में ही हुआ था। बस सारे के सारे कवियों का जन्म कहाँ पर हुआ था? टेरी में हुआ था। मात्र एक कवि का जन्म छोड़कर कहाँ अबोध बंधु बहुगुणा पौड़ी में हुआ था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके इस प्रकार से बन सकते हैं रचनात्मक, ठीक है। जिस प्रकार से कुमाऊनी रचनाकारों का जन्म अधिक से अधिक कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये रचना का, तो हम तुलनात्मक और रचनात्मक आधार पर इस प्रश्न पत्र को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जिज्ञासा इन क्वेश्चनों से जगेगी निश्चित तौर पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है गढ़वाली, एक कुमाऊनी और गढ़वाली साहित्य को छोड़कर अब हिंदी साहित्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। ब्रेंद्र डंगवाल को रघुवीर साहिब पुरस्कार किस रचना में दिया गया? ठीक है, ए दुष्चक्र में सृष्टा, बी इस दुनिया में, सी कवि ने कहा, डी शाही ताल। तो किस रचना में उन्हें जो है रघुवीर साहिब पुरस्कार दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ब्रेंद्र डंगवाल एक जो है उत्तराखंड के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? बी इस दुनिया में, ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर होगा बी, ठीक है ना। तो इन्हें जो है इस दुनिया के लिए रघुवीर साहिब पुरस्कार मिला था। इसके लिए इन्हें जो है
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दुष्चक्र में सृष्टा के लिए 2004 में मिला था। ठीक है ना, ये पॉइंट आप यहाँ से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला, इस दुनिया के लिए उन्हें रघुवीर साहित्य पुरस्कार मिला था, और दूसरा, दुष्चक्र में सृष्टा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2004 में। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। ठीक है, बाकी कवि ने कहा, स्याही ताल, ये सारी कविताएं इन्हीं की हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवाज भी एक जगह और नए युग में शत्रु, यह रचना किस कवि की है? ये 2 महत्वपूर्ण रचना है, आवाज भी एक जगह और नए युग का शत्रु। ए लीलाधर जगुड़ी, बी मंगलेश डबराल, सी ब्रेन डंगवाल, 9 कर देने इसको, और डी सुभाष पंत। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना हो सकती है, क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा बी, यानी मंगलेश डबराल जी का यह रचना है। ठीक है ना, और इन्हें भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप नोट रख लेना, इनकी रचनाओं को भी। आगे देखो, ये प्रयोजनमूलक हिंदी या पत्राचार से हमने क्वेश्चन यहाँ से लिया है। एक आपके पास लगा है, अगर आपने देखा जो प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत 4 भागों में उसके 4 पॉइंट लगे हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी है, फिर पत्राचार है, एक हिंदी कंप्यूटिंग आपके उसमें लगा हुआ है। ठीक है ना, तो देखते हैं उसी से संबंधित एक क्वेश्चन बनाया गया है। एक कंप्यूटर के अक्षरों को लिखने के लिए किस शैली का प्रयोग किया जाता है? किस भिन्न भिन्न शैली का प्रयोग, किस शैली का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में अक्षरों को लिखने के लिए? ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि अंग्रेजी में इसका इस प्रकार से दिया जाता है, लेकिन अगर हम हिंदी में अगर लिखेंगे किसी भाषा में तो किस शैली का होगा? यूनिकोड, बी फॉन्ट, सी राइटिंग, और डी नॉन यूनिकोड। तो किसका, कौन सा इसमें सही होगा जिसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आप कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसका फॉन्ट है। ये फॉन्ट क्या होता है? जैसे आप मोबाइल चलाते हो, ठीक है ना, मोबाइल चलाते हो, उसमें अंग्रेजी का अक्षर रहता है। हमने अगर तमिल, तेलुगु या मराठी, राजस्थानी जो भाषाओं में, जैसे हिंदी का हमने, तो उसमें हमने डाउनलोड किया और उसमें टाइपिंग किया, तो वही फॉन्ट हुआ। ठीक है ना। यूनिकोड और नॉन यूनिकोड क्या होता है? देखो, वर्तमान समय में जो कंप्यूटर में कार्य किए जाते हैं वह यूनिकोड फॉन्ट में ही किए जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को, और फॉन्ट को आपने भूलना नहीं है। ठीक है, इस फॉन्ट को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, इसी फॉन्ट को जो है क्या कहा जाता है? टाइप केस भी कहा जाता है इस फॉन्ट को। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। दूसरा, इसमें एक बात आती है कि जो फॉन्ट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला यूनिकोड होता है और दूसरा होता है नॉन यूनिकोड। तो कंप्यूटिंग, इसके लिए मैंने अभी एक पीडीएफ बनाई है, निश्चित तौर पर कुछ दिन में बहुत अच्छा सब इसमें हम एक व्याख्यात्मक क्लास लाएंगे हिंदी कंप्यूटिंग में। तो काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी सीमित करेंगे, क्योंकि अभी हमने 70 क्वेश्चन तक हमने पहुंचना है। आगे फीचर से हमने एक क्वेश्चन को लिया गया है। फीचर अधिकतम कितने शब्दों तक होना चाहिए? फीचर में पढ़ा चुका हूँ ये पूरी क्लास। ए 240, बी 200, सी 250 और डी 300। तो फीचर अधिकतम कितने शब्दों तक होना चाहिए? तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसका सी होगा 250 शब्दों तक, अधिक नहीं होगा। फीचर का अर्थ होता आकृति। ठीक है ना, फीचर का अर्थ होता आकृति। ठीक है, फीचर और आलेख, एक आता आलेख। ठीक है ना, फीचर कम से कम शब्दों में होता है, आलेख बड़ा आधार में होता है, उसमें जो शब्द भंडार की क्षमता 200, 500, 1000 भी हो सकती है आलेख में। यह भी हिंदी प्रयोजनमूलक से संबंधित होगा, पत्राचार से संबंधित होगा। बस आपने फीचर को नहीं भूलना, इसका अर्थ सीधा आ सकता आकृति होगा। दूसरा, अधिकतम संख्या की, अधिकतम शब्द भंडार की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 250। ठीक है, दूसरा, यह आनंद मूलक होना चाहिए। ठीक है ना, फीचर क्या होता है? आनंद मूलक होता है, पहले बेहतर रूप से मैं पढ़ा चुका हूँ। यह आनंद मूलक होता है, और दूसरा यह क्या होता है? विनोद प्रिय होता है। जबकि आलेख की बात करें तो यह व्यंग और जो है हास्यपूर्ण होता है। बस फीचर का ये उल्टा आलेख हो गया, वो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, वहाँ पर व्यंग और हास्य होता है। ठीक है, यहाँ पर आनंद और विनोद प्रिय होता है। दूसरा एक पॉइंट आप देखेंगे कि फीचर का कैसे लिखा जाता है। देखो, आप चटपटा बनाने के लिए कोई छोटा मोटा अगर वीडियो बनाते हैं, कोई जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति पर, त्यौहार पर, मेले पर, ये तो छोटे छोटे हम जब छोटा सा बनाते हैं और फैक्ट पर बनाते हैं, तथ्यों पर बनाते हैं, तो उसे फीचर कहा जाएगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब हिंदी साहित्य की ओर हम बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को टिक करेंगे क्योंकि समय इतना नहीं होगा, तो एक रिवीजन के तौर पर हम देखेंगे। ठीक है, और आप जब जैसे जैसे देखोगे तो भिन्न भिन्न जो समस्याएं होगी और खुद ही आपकी समाप्त होगी। हिंदी साहित्य का आदिकाल
पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा था? तो आपको मालूम है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। दूसरा प्रश्न है, सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा? तो किसने कहा? तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संत कवि नहीं है। तो संत कवि कौन से नहीं होंगे इसमें से? तो नंददास संत कवि नहीं है, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। देखो, एक निर्गुण थे, एक सगुण थे, ठीक है ना। निर्गुण में एक तो सूफी थे और एक कबीर, सुंदरदास, ये लोग थे। और सगुण में जो है कृष्ण और राम काव्य धारा के कवि थे, ये आप लोग जानते हैं। ये अष्टछाप के कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत के 12 मासा का वर्णन किसकी विरह व्याथा का वर्णन किया है? तो किसकी विरह व्याथा का वर्णन किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी नागमती। ठीक है, देखो हम पद्मावत पढ़ते हैं, अक्सर हमें पता चलता है कि पद्मावत, लेकिन वास्तव में उनकी पत्नी रहती है नागमती रहती है। ठीक है, ये तो काल्पनिक है, जैसे उसमें काल्पनिक बातों का सहारा लिया जाता है ना सूफी काव्य में। तो वो कल्पना करते थे कि पद्मावती का पे पास जाना है, उससे मोह है, उससे स्नेह है। इस पॉइंट को याद रख लेना। जैसे हम पढ़ते हैं कि मायावती सॉरी जो है नागमती किस प्रकार से संसारिक है या पद्मावती या संसारिक है। ठीक है ना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया गया है। तो भक्ति काल का समय क्या माना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? जो कि रामचंद्र शुक्ल, नोट कर लेना, रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी में काल विभाजन है और जो रामचंद्र शुक्ल का वो ही एक ही है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, बहुत कम इधर उधर होगा, वरना वही है। इसका आंसर डी होगा। 1375 से संवत की बात कर रहा है। ठीक है, और 1700 तक। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मगहर स्थान का संबंध किससे है? तो मगहर स्थान किससे संबंधी है? तो कबीरदास से है। ठीक है ना। आगे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो पुष्टि मार्ग के जो है वल्लभाचार्य को माना जाता है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। रामचरितमानस में सुंदरकांड के पहले और बाद में क्रमशः कौन सा कांड आता है? सुंदरकांड के बाद की बात कर रहा है, उससे पहले और उसके बाद की बात कर रहा है, तो काफी कंफ्यूजन होगा। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। 8 का ए होगा, किस कंधा कांड और लंका कांड। ठीक है, ये लेक्चरर में पूछा गया था और उसमें 4 कांडों का नाम दिया था जो क्रम में लगाने थे। 2020 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब लो न सह्यो शीर्षक पर तुलसीदास की किस रचना से है? ठीक है, अब लो नसानी अब न सयो, तो यह किससे है संबंधित? काफ़ी प्रसिद्ध है पंक्तियाँ। तो 9 का क्या आंसर क्या होगा? तो 9 का होगा विनय पत्रिका से संबंधित होगा। ठीक है ना। आगे है, निम्न में से रीतकाल की सबसे लोकप्रिय रचना है। तो रीतकाल की सबसे लोकप्रिय रचना किसे माना जाता है? तो आप जानते होंगे कि घनानंद को भी माना ही जाता है, लेकिन बिहारी सत्साई को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और यही नहीं, रामचरितमानस के जो टीकाओं के बाद सबसे ज़्यादा टीकाएँ जो है 50 से अधिक टीकाएँ इस पर लिखी गई है। रसनिधि कवि का मूल नाम क्या था? तो रसनिधि जो मूल क्या था, तो इनका क्या नाम था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 का ए होगा, पृथ्वी सिंह होगा। आगे महत्वपूर्ण है, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संदर्भ में है? तो किसके संदर्भ में कहा था? ये कहा था तुलसीदास का समन्वयशीलता, तुलसीदास के संबंध में कहा था। ठीक है ना, यानी बी इसका आंसर होगा। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी के धिक्कार ने ही तुलसी को भक्ति मार्ग दिखाया। पत्नी का क्या नाम है? तो तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम होगा, 13 का क्या होगा? तो 13 का सही आंसर होगा सी, यानी रत्नावली होगा। ठीक है ना। तो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसमें जब
उन्हें इस प्रकार के वाक्य कहे थे जब वो जो है वो कहते थे कि आप तो एक संत लोग हो, आप मतलब घर आते जाते ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से उन्हें व्यंग्य, इस प्रकार से व्यंग्य की भाषा में उन्होंने तुलसीदास के लिए एक दोहा कहा था। तो उस पर काफ़ी खला उनको तुलसीदास को। कृष्ण कृष्ण किस वंश से संबंधित थी? काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सूर्यवंश, चंद्रवंश, रघुवंश, यदुवंश। तो क्या होगा? तो यदुवंश से संबंधित होगा, ठीक है ना। 14 का डी होगा। 15 नंबर का प्रश्न है, भ्रमर गीत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भ्रमर गीत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य होगा 15 का? तो इसका सीधा आंसर होगा ए, इसमें प्रेम पर ज्ञान की विजय, यह नहीं होगा। उपालम काव्य मैंने कल भी बता चुका था। और सगुण की निर्गुण पे तर्क चर्चा होती है कि सगुण ज़्यादा है कि सगुण मतलब निर्गुण पर सगुण की विजय है ना। गोपियों के एक निष्ठ प्रेम की व्यंजना, यह भी है। और ये भ्रमर गीत आप जानते हो कि किसका? सूरदास का। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन होंगे? तो हरिदास जी होंगे। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा? तो क्या कहा है? तो रीतिकाल का जो नामकरण दिया था उनने क्या नाम दिया था 17 का? तो इसमें आंसर होगा सी, यानी श्रृंगार काल नाम दिया था, ठीक है। रीति श्रृंगार काल का तो कोई नाम है नहीं, तो इसलिए सी इसका आंसर होगा। 18 का क्या है? निम्न में से कौन सी रीति सिद्ध कवि नहीं है? तो रीति सिद्ध कवि कौन सा नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी बिहारी होगा, ठीक है ना। आगे 19 नंबर का प्रश्न है, रीति काल में कौन सी परिस्थितियां नहीं थी? तो रीति काल में कौन सी परिस्थितियां नहीं थी 19 नंबर का? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी भक्ति भावना का प्रचार प्रसार। दरबारी में विलासिता और वातावरण तो था ही। बाल विवाह 19 नंबर का, और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विविध कलाओं का उसमें उन्नति थी उस प्रकार से। क्योंकि जो रीत काल का समय था वो मुस्लिम काल के समय के लगभग का काल था, ठीक है ना। लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरी कवित बनावत, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। ये किसका होगा? 20वां का। तो यह होगा घनानंद के है, ठीक है ना पंक्तियाँ। और इस पंक्तियाँ भी देखने कई बार पंक्तियाँ भी आई जाती है, लगभग 2 से 3 राइटरों की आई जाती है। पिछले बार एलटी में दोनों जो पंक्तियाँ आई थी, एक वो 2 पंक्तियाँ आई थी उस भारतेंद्र जी की, और एक पंक्ति आई थी किसकी? वो आई थी दुष्यंत कुमार की, ठीक है ना। कहाँ चिरागा हरे घर के लिए, इस प्रकार का। तो आपको देखना होगा। 21 नंबर का, गिरधर कवि राय किस लिए लोकप्रिय हैं? तो किस लिए लोकप्रिय हैं? तो इसका आंसर बी होगा, नीति परक काव्य रचना के लिए। 22 का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था 22 का? तो इसका ए होगा 1850। अगला प्रश्न है, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारती आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारे भारती, यह पंक्तियाँ किस कवि के? काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 23 का सीधा होगा क्या? यानी मैत्री शरण गुप्त का बी होगा, ठीक है। हरिओद की किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला? काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 24 का आंसर क्या होगा? ए, परिप्रवास आप जानते हैं, 1914 आप जानते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मंगला प्रसाद, ठीक है ना। जैसे पिछली बार पूछा गया था, ठीक है, महादेवी से पूछा गया था, लेक्चरर में पूछा गया था। 25 नंबर का है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप जानते हैं कि काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। यह इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर सी होगा, निराला। और आप जानते हैं कि सरोज स्मृति के यह है 1935, ठीक है। निम्नलिखित में से महाप्राण किसे कहा जाता है? तो महाप्राण जो है निराला जी को कहा जाता है, ठीक है। व्याकरण के क्वेश्चन भी होंगे तो पूरा वीडियो आप देखना। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी किसकी रचना है या दिनकर की रचना है, ठीक है। या डी इसका आंसर होगा 27 का। आगे है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस पत्रिका के संपादक थे? तो उनकी पत्रिका काफ़ी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, आनंद कादम्बिनी उनकी प्रसिद्ध रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, या हरिवंश की रचना है।
और इस पर उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 4 खंडों में विभक्त है यह, ठीक है ना। 69 इस प्रकार से इसका क्रम है। ऐतिहासिक उपन्यासकार निम्नलिखित में से कौन सा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन थे? वृंदावन लाल वर्मा है। देखो जयशंकर प्रसाद को भी ऐतिहासिक माना जाता है, उन्होंने जो है 2-3 प्रकार की रचनाएं की, लेकिन जो स्पेशली ऐतिहासिक जिनने ज़्यादा की रचनाएं जिनको देखने को मिलती है वो वृंदावन लाल है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अगर नहीं रहता तो ऑप्शन में निश्चित तौर पर जयशंकर प्रसाद भी होता। निम्न में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? तो काव्य का गुण क्या नहीं है? तो आप जानते हैं कि औचित्य काव्य का गुण नहीं है, माधुरी, ओज और प्रसाद जो है काव्य के गुण हैं। अगला है बिंब किसे कहते हैं? तो बिंब किसे कहते हैं? तो बिंब किसे कहते हैं? किसी अमूर्त भाव के चित्र को कहते हैं, ठीक है ना। किसी अमूर्त भाव के चित्र को कहते हैं बिंब। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, स्थली और मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा? तो आप जानते कि रामचंद्र शुक्ल की आप कोटेशन है। 34 नंबर का है किस छंद में पहले और तीसरे चरण में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था। 13-13 तो जब दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्रें हैं, तो क्या होगा 34 का? तो 34 का होगा डी। इसी का उल्टा है, जैसे 11-11 13-13 आएगा तो सरोटा आएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कहते न तुम घर घर फिरो, बाधा हरो बांधो हरो, निज बाहुबल बन नाव खेल कर, दुख का सागर तरो। खेकर दुख का सागर तरो, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो गीतिका इसमें जो है छंद की बात कह रहा है। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। कहते न तुम घर घर फिरो, बाधा हरो, निज बहु बल बन नाव खेकर, दुख का सागर तरो। तो इसमें से क्या होगा, कौन सा छंद होगा? गीतिका, मालिनी, हरिगीतिका, बसंत तलिका, ये सारे आपके उसमें नए सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो 35 का आंसर क्या होगा? सी, हरिगीतिका। 36 नंबर का है विभव अनुभव विचारी भव संयोग रस निष्पत्ति, सूत्र किसका है? तो यह सूत्र किसका दिया था? यह भरत मुनि का है, रस से संबंधित काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे है बिन पद चले सुन बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो यह अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, तो बिनु पद चले न बिनु काना, तो क्या होगा? बिनु यानी विभावना, ठीक है ना। कई बार आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन इस प्रकार से आइडिया से भी लगा सकते हैं। प्रतीक अलंकार कहाँ होता है? प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? तो प्रतीप अलंकार कहाँ पर होगा? तो देखो उपमेय और उपमान के रूप का वर्णन होगा, वहाँ प्रतीप अलंकार होगा, ठीक है ना, यानी बी इसका आंसर होगा। 39 नंबर का रस और उसके स्थायी भाव में किस विषम संयोजन है? तो कौन सा होगा इसमें 39 नंबर का? तो 39 नंबर का सीधा होगा सी, यानी रौद्र और वीर रस नहीं होगा इसका, ठीक है ना। आगे है 40 नंबर का मनुष्य के बीच ध्वनि संकेतों के व्यवहार को कहते हैं, कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द का चयन कीजिएगा। तो क्या कहेंगे? तो 40 नंबर का क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, भाषा को कहेंगे, ध्वनियों के संकेतों को, ठीक है। अगला खड़ी बोली का मूल केंद्र है। तो खड़ी बोली का आप जानती हो कि उस मेरठ इसका मूल केंद्र है। 42 का है भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा 42 का? तो 42 का आंसर होगा ए, यानी भाषा जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त होती या असत्य है, ठीक है ना। देखो समाज में जैसे हम कहते हैं बोलते हैं तो उस भाषा का प्रयोग होता ही है, मनुष्य की ऐच्छिक वस्तु भी है, सार्थक शब्दों का समूह भी होता है। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन होंगे? तो यह होंगे अज्ञे होंगे, ठीक है ना। 43 का बी होगा। आगे है 44 नंबर का मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा निम्नलिखित में से कहाँ नहीं प्रयुक्त होती है? तो कहाँ प्रयुक्त नहीं होती है? शासन प्रशासन, पत्रिकाओं में, घर परिवार में, उच्च शिक्षा में। तो देखो मानक भाषा का शब्द जो है आप जानते हैं कि घर परिवार में ऐसा नहीं कि हमें वहाँ पर इस प्रकार की सीमा रेखा नहीं है कि इस प्रकार का हमें शब्द या सही भाषा का उल्लेख करना है या हिंदी में ही बोलना है।
ये तो अपनी मातृभाषा में होती है, मम्मी पापा अपने परिवार के सदस्य, तो वहाँ पर इस प्रकार की बॉन्डिंग कुछ भी नहीं होती है। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता, तो राष्ट्रभाषा का अर्थ किस आधार पर हम प्रयोग करते हैं 45 का, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ए होगा, जो राष्ट्र भर में बोली और समझी जाती है। अगला प्रश्न है 46वां, निम्न में से कौन सा विषम संयोजन है, तो विषम संयोजन कौन सा होगा इसमें 40 का, तो 40 का सही आंसर क्या होगा, यानी सी, खड़ी बोली राजस्थानी नहीं होगा, ठीक है ना, खड़ी बोली पश्चिम की होगी, ठीक है। 47 नंबर का, संस्कृत से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रचलित शब्दों को शब्द कहते हैं, इस कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द का चयन कीजिएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन की बात कर रहा है, तो ठीक है, इसमें क्या होगा, तो 47 का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बी, यानी तत्सम शब्द। देखो संस्कृत के बिना ध्वनि परिवर्तन के, क्योंकि जो शब्द आए वो ऐसे ही प्रयोग होते हैं हिंदी में, तो उसमें तत्सम कहते हैं। तत्सम का थोड़ा जो शब्द में फेरबदल होता है वो तद्भव शब्द हो गए, ठीक है ना। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है, तो विदेशी भाषा का शब्द कौन सा होगा, कैंची, मुहावरा, औरत, ये सभी, तो ये सभी होगा 48 का, ठीक है, डी होगा। 49 का, मुगल किस भाषा का शब्द है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो मुगल किस भाषा का है, तुर्की का शब्द है, ठीक है। 50 का, रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो रेल यात्रा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि किस शब्द कौन सा है, ये संकर शब्द होगा 50 ए। अव्ययी के कितने भेद होते हैं, तो अव्ययी के कितने भेद होते हैं 51 का, तो 51 का क्या होगा 4, बी होगा। 52 है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है, तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा विशेष्य। 53 का, विभत्स रस का स्थायी भाव होगा, तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो जुगप्सा होगा इसका, ठीक है ना, जुगप्सा, बी आंसर इसका होगा। 54 का है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो स्त्रीलिंग क्या नहीं होगा, आंत, कसरत, पहिया, घास, तो क्या नहीं होगा, तो 54 का सही आंसर होगा सी, यानी पहिया। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बात कर रहा है, ठीक है ना, तो पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, पत्र, पत्रिका, चंचल, चंचली, तो आप जानते हो कि इसका आंसर क्या होगा 55 डी, ठीक है। आगे है 56, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में के रूप में किया जाता है, तो बहुवचन का शब्द के रूप में किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो प्राण शब्द है जी, ठीक है ना, प्राण। 57 का, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, तो इस किसके हैं, प्रेमचंद का। 58, निम्नलिखित में से अपेक्षा का विलोम शब्द होगा, तो अपेक्षा का क्या होगा, उपेक्षा का क्या होगा, अपेक्षा होगा, ठीक है। 60 का है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है, तो विषम संयोजन क्या होगा, वाद विवाद होगा, जीवित मृत होगा, अज्ञे गे होगा, सर्जन विनाश होगा, तो विषम मतलब किसमें से जो सही नहीं है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो 60 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सी, अज्ञे का गे नहीं होगा, वाद विवाद सही है, जीवित का मृत सही है, सर्जन का विनाश सही है। तो इस प्रकार 60 और लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हमने वो किए, तो लगभग 70 क्वेश्चन हमने इसमें किए। तो इसी प्रकार से आप लगातार बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर अपने मित्रों तक भी भेजने का कष्ट करें, जिससे कि अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंच सके, अपने मित्रों तक भी पहुंच सके। और फर्स्ट पेपर से संबंधित कल या परसों एक महत्वपूर्ण संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित एक वीडियो लाऊंगा और लगातार ये सीरीज चलती रहेगी।